तो दोस्तों आज हो गया 17 अप्रैल 2023। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस हिरासत में हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जाने माने वकील विशाल तिवारी ने इस हत्याकांड की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने पूर्व एससी जस्टिस की अध्यक्षता में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन करने की मांग की है। याचिका में यूपी के विशेष डीजीपी की ओर से बताए गए 2017 के बाद से हुए 183 इनकाउंटर्स की भी जांच की मांग की गई है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से रविवार को करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान सीबीआई दफ्तर में क्या क्या हुआ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में जानकारी दी। केजरीवाल ने कहा है कि मुझसे लगभग 9 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की। मैंने सभी सवालों के जवाब दिए। कथित शराब घोटाले का केस झूठा और घटिया राजनीति पर टिका हुआ है। वे आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता हमारे साथ है, ऐसा केजरीवाल ने कहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीनों पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने वालों को तगड़ी चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि गंगा के आसपास और गंगा के तटों की भूमि पर अतिक्रमण करने की घटनाएं सामने आई है। हमने तय किया कि उत्तराखंड में हम लैंड जिहाद और मजार जिहाद बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमने ऐसे 1000 स्थानों की पहचान की है जहां पर इस प्रकार का अतिक्रमण किया गया है। हमारी सरकार ने इन जगहों से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में कोरोना की डराने वाली रफ्तार सामने आई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना की 1634 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3 संक्रमितों की मौत हो गई है। दिल्ली में संक्रमण दर में उछाल बना हुआ है। ये मौजूदा वक्त में 29.68% दर्ज की गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने रविवार को कोलार में चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री को एक ठेकेदार ने 40% कमीशन देने की चिट्ठी लिखी थी, जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। कर्नाटक की जनता को प्रधानमंत्री को संदेश देना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर से अडानी मामले को जनता के सामने रखा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अडानी जैसे लोगों की मदद की और कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने क्या काम किया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से जहरीली शराब पीने की घटनाओं में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ये हादसा नहीं, दलितों गरीबों की हत्या का मामला है और इसकी जिम्मेदारी लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही उन्होंने टिकट न मिलने पर बीजेपी छोड़ दी थी। इस बीच जगदीश शेट्टार को लेकर पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने कहा कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने पार्टी और विधायक के पद से इस्तीफा देने की घोषणा के बाद खुद को पार्टी से ऊपर चुना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जगदीश शेट्टार आज इस्तीफा देने जा रहे हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष भी रहे हैं। पार्टी पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा और भाजपा इससे उभरने में सक्षम है। अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने रविवार को कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश में अराजकता और कानून व्यवस्था की पूरी तरह चरमरा जाने से स्तब्ध हूँ। यह शर्मनाक है और अपराधी अब पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में बेफिक्र होकर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड में सऊद्दीन अवैसी ने रविवार को ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि अतीक दूसरे मुस्लिम पूर्व सांसद है जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उन्होंने ट्वीट में एहसान जाफरी का नाम लिया। साथ ही कहा कि इससे पहले एहसान जाफरी को 2002 में गुजरात में एक भीड़ ने बेरहमी से मार डाला था और आज अब अतीक अहमद की पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक बनर्जी कभी बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने कहा कि अगर केंद्र 1.15 लाख करोड़ रुपए जारी करता है जो पश्चिम बंगाल के लिए बकाया है तो वो राजनीतिक क्षेत्र से हट जाएंगे। टीएमसी नेता की ये टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घुसपैठ से लेकर भ्रष्टाचार तक के कई मोर्चों पर पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधने के बाद आई है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी मैदान सज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। उधर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और असंतुष्ट भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि अगर उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा तो वो बगावत पर उतर आएंगे। उन्होंने तीसरी लिस्ट की घोषणा करने के लिए बीजेपी को शनिवार तक का अल्टीमेटम दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांसद के तौर पर मिले 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी आवास को खाली कर दिया है।
केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसदी जाने के बाद उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस मिला था। इसके लिए उन्हें 22 अप्रैल तक की तारीख दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही उसे छोड़ दिया। राहुल गांधी के घर का सामान यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास पर शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जन्मस्थली जाकर याद करने के बहाने अखिलेश यादव यूपी से बाहर भी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। उनकी योजना मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस से इतर तीसरा मोर्चा बनाने की है। इसमें आरएलडी और भीम आर्मी तो रहेंगे ही, साथ ही मध्य प्रदेश की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों को साथ लाने की तैयारी है। सपा मध्य प्रदेश में भी पूरी ताकत से सभी सीटों पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने लाडली बहनी योजना में 6,000 रुपये देने का चुनावी वादा कर लिया। कांग्रेस भी इसी तरह का वादा कर चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ से महापौर पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सहारनपुर के बाद लखनऊ में भी मुस्लिम प्रत्याशी पर बसपा ने दांव लगाया है। बसपा ने शाहीन बानो को मेयर प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दें कि शाहीन बानो के पति मोहम्मद सरवर मलिक तृणमूल कांग्रेस से लखनऊ उत्तर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। शाहीन बानो ने उस चुनाव में अपने पति का चुनाव प्रबंधन संभाला था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असउद्दीन अवैसी ने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि इससे संविधान में लोगों का भरोसा कम होता है। असउद्दीन अवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ कानून को भुला देना चाहते हैं, वो रूल ऑफ गन के जरिए सत्ता चलाते हैं। गोवा पुलिस ने 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों में पोस्टर चिपकाने के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध रूप से पोस्टर चिपकाने के एक मामले में गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर उन्हें 27 अप्रैल को पेश होने को कहा है। मोदी उपमान को लेकर विवादित बयान की वजह से आपराधिक मानहानि के दोषी करार दिए राहुल गांधी की याचिका पर सेशन कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कई घंटों तक दोनों ओर से दलीलों को सुनने के बाद जज ने आगे की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। माना जा रहा है कि उस दिन कुछ फैसला आ सकता है। सीजेएम कोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी और अपनी दोषसिद्धि पर रोक की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक में मुस्लिमों को हासिल 4% आरक्षण को खत्म करने के राज्य सरकार के फैसले पर बेहद अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि उसे पहली नज़र में ये फैसला गलत लग रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरक्षण खत्म करने की राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट के नोटिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि सुनवाई की अगली तारीख 18 अप्रैल तक अधिसूचना के आधार पर कर्नाटक सरकार द्वारा कोई प्रवेश और नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो विचारक विनायक दामोदर सावरकर के पोते ने महाराष्ट्र की एक अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने राहुल गांधी पर लंदन में अपने संबोधन के दौरान सावरकर पर झूठे आरोप लगाने का इल्जाम लगाया है। आपको बता दें कि सावरकर के पोते ने कहा है कि उनके वकीलों ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत के साथ शहर की अदालत का रुख किया है।